हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका है बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। और इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका में। चलिए तो कहानी फिर शुरू करें। उसके पहले एक बात और मेंशन कर दूं कि अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम क्या करेंगे, इसके नोट्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, कहानी को। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का नेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों को पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों को भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलिडे अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदाता निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रहा है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है
कि वह चूं तक नहीं कर सकती, क्या करे। बेचारी के भाग विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पद्मोद्भवा त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुमेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोपादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सवने आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल रूप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक सदर ससलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की लालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राजवीर राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हुए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मानवावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये एक व्यंग्यात्मक लेख है, राजेंद्र बाला घोष जी का है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज है कि कौन कौन से शहरों का नाम आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आया हुआ है, ये काशी शहर का नाम आया हुआ है, और एक कलकत्ता कलकत्ता शहर का भी यहाँ पर नाम आया हुआ है। ये कलकत्ता शहर, अमरावती, और और कौन सा है,
ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैंने अंडरलाइन करी हैं, अब देखते चलिए एक साथ ही। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का जिक्र हुआ है। उसके अलावा निशानाथ, भगवान निशानाथ, और ये वाहनों का जिक्र है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा। इसके अलावा ईडन गार्डन का जिक्र है, सरस्वती देवी, फोर्ट विलियम, कार्तिकेय बाबू, मयूर, कमला देवी, कुबेर, इन सब का जिक्र है, याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि किन किन लोगों का नाम आया है कहानी में ऐसे। महारानी विक्टोरिया, गज्जर महाशय, राहु, और एक जगह पर नाम आया है चंद्रमा को क्या कह कर पुकारा है इन्होंने, तो शशांक, शशधर, ससलांछन, ये तीन इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के लिए उपाधि दी है। देखिए गाने। उसके अलावा फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी हैं। चीफ जस्टिस कौन है देवताओं के? चित्रगुप्त जी हैं। इंडियन पीनल कोड का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। अब कुछ नोट्स इसके देख लेते हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार है इसकी बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रकाशन 1904 सरस्वती पत्रिका में। प्रकाशन इसका निबंध के रूप में हुआ है, पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। और एक ये व्यंग्य है, किस पर व्यंग्य है? लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य है। लॉर्ड कर्जन की शासन व्यवस्था पर व्यंग्य है जो भारत पर चल रही थी, ठीक है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। भवदेव पांडे इसे क्या कहते हैं? चंद्रदेव से मेरी बातों को पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। और किसमें ये उन्होंने ये बात कही है? नारी मुक्ति का संघर्ष पुस्तक में उन्होंने ये बात कही है भवदेव पांडे ने। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है, ये कौन कह रहा है? लक्ष्मी सागर वैष्णव कह रहे हैं, नवनीत पुस्तक में उन्होंने कहा। कहानी के भीतर आए विषय कौन कौन से हैं? पक्षपात है, कलकत्ता की बात है, वाहन है, एकता का सूत्र है, परिवर्तन है, ज्ञान विज्ञान है, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि का जिक्र हुआ है। अब इसमें पात्र कौन कौन है? लेखिका और चंद्रदेव, दो ही इसमें पात्र आए हुए हैं, ठीक है। और उल्लिखित नाम एवं स्थान कौन कौन से हैं? काशी, राजधानी कलकत्ता, ईडन गार्डन, वीणा पानी सरस्वती, फोर्ट विलियम, सेनापति कार्तिकेय बाबू, बम्बई, स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया, प्रोफेसर गज्जर, फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महोदय, चीफ जस्टिस चंद्रगुप्त, प्लेग, इंडियन पीनल कोड, दंड विधि कानून। तो ये आपके नोट्स हो गए, इनको नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको ज़रूरत हो नोट्स की तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं शेयर कर दूंगा। चलिए तो ठीक है, फिर इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।